हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू बॉन्ड वैल्यूएशन एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब तक जो क्वेश्चंस थे वो शेयर वैल्यूएशन से रिलेटेड थे। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। Nominal value of 10% bonds issued by a company is ₹100। यानी आपको बताया है कूपन रेट and the nominal value of the bond which is face value only। चलिए, the bonds are redeemable at 110 at the end of year 5 means this is the redeemable value and year 5 में redeem हो रहे हैं। This means the bond have the maturity of 5 years। ठीक है, the time period of its maturity is 5 years। Determine the value of the bond if required yield is 5%, 5.1%, 10% and 10.1%। यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है वो कह रहा है आपको कूपन रेट हमने बता दिया है, फेस वैल्यू बता दी है, आपकी जो रिक्वायर्ड यील्ड है यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमने आपको बता दिया। आप हमें बताओ कि क्या वैल्यू होनी चाहिए बॉन्ड की। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर हमें दिया हुआ है कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10% का, दिस मीन्स ये क्या है, ये कूपन रेट है। इस रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, यानी इस रेट से हमारे कैश फ्लोज हमें होंगे। ठीक है, अगर हम बॉन्ड परचेज कर लेते हैं तो राइट। आगे आपसे क्या बोला गया है कि आपकी रिक्वायर्ड जो यील्ड है मींस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इट इज़ 5%। मतलब अलग अलग केसेस हैं बट हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। तो क्या रेट दिया हुआ है आपको, जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इज़ 5%। आपसे पूछा गया है कि क्या वैल्यू रहने वाली है। तो हमें पता है, देखो शेयर में भी सेम चीज़ होती थी कि जितने सारे डिविडेंड हमें रिसीव होने वाले होते हैं शेयर की लाइफ के ड्यूरिंग, ठीक है, तो हम उस जो सारे इनफ्लोज हैं उसकी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू और उस प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं कि ये शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट। सिमिलरली बॉन्ड्स के केस में भी हमें क्या करना है, जो कूपन रेट है उस रेट से हमें मिलता है इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट इनकम हमें होती है दिस इज़ द कैश इनफ्लो फॉर अस। ठीक है, ये जो कैश इनफ्लोज हैं इन कैश इनफ्लोज को हम अगर डिस्काउंट करके लेके आ जाएं ज़ीरो पीरियड पे तो क्या बन जाएगा, ये पीवी अगर हम करके ले आए ज़ीरो पीरियड पे तो ये जो पीवी करके हमारे पास एक अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट इज़ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, यही बात की थी हमने। आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना। पार्ट 1 में हमने बॉन्ड वैल्यूएशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था, आप वहाँ से जाके इसे रेफ़र कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, नॉमिनल वैल्यू दी है 100 की, इंटरेस्ट रेट आपको बताया है 10% का, मींस आपको 100 का 10% इंटरेस्ट रेट रिसीव होगा, यानी कि आपको ₹10 रिसीव होंगे एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। क्योंकि मैच्योरिटी कितनी है बॉन्ड की, 5 ईयर्स की है। इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है मींस 5 साल तक आपको ये इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो हमारे जो कैश फ्लोज हम निकालेंगे वो कितने आएंगे, ₹10 आएगा हमारा कैश इनफ्लो फॉर एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपको बोला है कि रिडीमेबल वैल्यू है 110 मीन्स एक तो आपको हर साल मिलेंगे ये 10 रुपये एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको क्या रिसीव होगा, रिडीमेबल वैल्यू रिसीव होगी ऑफ ₹110। ठीक है, यानी कि हमारे लिए ये भी क्या है, कैश इनफ्लो है। जिस तरीके से शेयर वैल्यूएशन के टाइम पे हम सारे डिविडेंड कंसिडर करते थे, ठीक है, जब तक हम अगर होल्ड कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन याद होगा जिसमें कि उन्होंने हमें सेल वैल्यू भी दी थी ऑफ द शेयर,
ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, जब तक डिविडेंड रिसीव हो रहा था तब तक का डिविडेंड कंसिडर कर रहे थे, और एट लास्ट हम जो सेल वैल्यू थी ऑफ दी शेयर उसे भी कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, कैश इनफ्लो है। ठीक है। हमें क्या करना होता है, देखो अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है आज की डेट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें उस चीज़ से क्या फ़ायदा होने वाला है, जो आगे आने वाला टाइम है उसमें हमें क्या चीज़ें रिसीव होंगी। ठीक है। अगर आज मैं ये बॉन्ड परचेज़ कर लेती हूँ, मुझे 5 साल तक 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल जब ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 100 रुपये दिए थे, ठीक है, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है। मान लो आपने 100 रुपये दिए हैं, अभी तो हम यहाँ पे वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो पे करना पड़ेगी हमें। ठीक है, फॉर परचेजिंग दिस बॉन्ड। बट आप अभी अज्यूम कर लो कि आपसे 100 रुपये मांगे गए थे फॉर दिस बॉन्ड। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, आज मुझे ये 100 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो किस बेस पे आप ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये 100 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मुझे इन 100 रुपये के बदले में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मैंने क्या बोला कि आगे आने वाले 5 साल में आपको हर साल 10 रुपये रिसीव होंगे एज इंटरेस्ट, और 5 साल जब आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आपको 110 रुपये मिलेंगे एज रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है। तो मेरे लिए तो ये दोनों चीज़ें ही कैश इनफ्लो हुई, मुझे दोनों चीज़ें ही कंसिडर करनी पड़ेंगी फॉर डिटरमाइनिंग कि मुझे आज इस बॉन्ड को परचेज़ करने के लिए ये 100 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। राइट। अब मैं डिसाइड कैसे करूं, क्योंकि ये तो मुझे मिलेगा फर्स्ट ईयर एंड पे, सेकंड ईयर एंड पे, थर्ड ईयर एंड पे, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर एंड पे, और ये वाला जो अमाउंट है रिडीमेबल वैल्यू है, ये भी मुझे कब रिसीव होगी, फिफ्थ ईयर एंड पे। मुझसे पैसे आज मांगे जा रहे हैं और मुझे पैसे दिए जा रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब आगे आने वाले टाइम में मुझे कुछ कुछ करके पैसे मिल रहे हैं मुझसे, लेकिन पैसे कब मांगे जा रहे हैं, आज मांगे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, जितने सारे मेरे कैश फ्लोज़ हैं आगे आने वाले टाइम में, मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। मैं देखूंगी कि मुझे फ्यूचर में ये जो पैसे रिसीव होने वाले हैं आज इनकी क्या वैल्यू है, और क्या मुझे इन जो ये सारे कैश फ्लोज़ हैं इन कैश फ्लोज़ के लिए आज ये वाला कैश आउटफ्लो करना चाहिए या नहीं। तो मुझे क्या करना है, सिंपली देखो सारे कैश फ्लोज़ हैं 10 जो हर साल मुझे होने वाले हैं, प्लस एक है 110। मुझे क्या करना होता था, PVIFA फॉर 5 ईयर्स, किस रेट से, यील्ड का जो रेट होता था ना उस रेट से मुझे क्या करना पड़ता था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ता था। वो सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का मुझे सम करना होता था एंड मल्टीप्लाई करना होता था विद द इंटरेस्ट का अमाउंट, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होता था 5% की रेट से फॉर द फिफ्थ ईयर, एंड उसे 110 यानी कि जो रिडीमेबल वैल्यू मुझे रिसीव होगी एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर उससे मल्टीप्लाई करना होता था। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करना। ये एक क्वेश्चन है जो पहला बॉन्ड वैल्यूएशन का, इसमें मैं आपको पूरा इन डेप्थ बता दे रही हूँ कि किस तरीके से कैश फ्लोज हैं, यील्ड रेट लेना है, किस तरीके से डिस्काउंट करना है, सो दैट आगे आने वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें मुझे ये चीज़ आप लोगों को नहीं बतानी पड़े, आपको ये चीज़ बेसिक से ही समझ में आ जाए। देखो हमें क्या करना है, कैश इनफ्लोज हमारे क्या क्या हैं, ईयर देखो, पहले ईयर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। कैश इनफ्लोज क्या है, हर साल मुझे मिलेंगे 10 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट, एंड फिफ्थ ईयर पे मुझे मिलेगा क्या, 110 रुपीज़ की जो वैल्यू है रिडीमेबल वैल्यू वो भी मुझे रिसीव हो जाएगी। ठीक है। मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से रेट से लेते हैं, हम यील्ड के रेट से लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी थी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में कि जो 10% है दिस इज़ दी कूपन रेट। ठीक है। इस रेट से आपको सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज होते हैं, यानी इस रेट से सिर्फ आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालते हो आप उसे अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से निकालते हो। क्यों हमें अपना ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेना होता है, क्यों हमें कूपन रेट से प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत इन डिटेल मैंने डिस्कस किया था, वहाँ से रेफ़र कर लेना। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्या बोला आपको, कैश इनफ्लोज तो आपको होंगे एट द रेट 10%, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट रेट है। आपको जब बॉन्ड इशू किए गए आपको बताया गया कि आपका कूपन रेट जो है वो 10% का है, करेक्ट। यानी कि उन्होंने आपको बताया कि आपको कैश इनफ्लोज किस रेट से होंगे,
दैट डजंट मीन कि आपको भी उतने ही सिर्फ कैश फ्लोज चाहिए हो, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% ही हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी उम्मीद हो कि आपको 12% का रिटर्न मिले, हो सकता है कि आपकी उम्मीद हो कि आपको 5% का रिटर्न मिले, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। आप ज़्यादा भी उससे डिमांड कर सकते हो, कम भी डिमांड कर सकते हो, ठीक है। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको जो कूपन रेट दिया हुआ है 10% का, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आप 5% की रेट से ही कैश इनफ्लोज निकाल के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। कूपन रेट आपको दिया है कि बॉन्ड पे आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो चीज़ तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, आप उसी रेट से आपके कैश इनफ्लोज निकाल के आएंगे। और अगर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेंशन करके दिया हुआ है कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 5% है, ठीक है, नहीं दिया है तो भी आप ये जो कूपन रेट है इसको अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कूपन रेट है ये कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने जो बॉन्ड इशू कर रही है उस पर 10% का रेट देना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उतना ही रिसीव होना चाहिए या आपकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी होनी चाहिए, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी कितनी, मतलब आप कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं फ्रॉम दैट बॉन्ड, ठीक है। नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसके हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे और पीवी करके आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, जो वैल्यू है ऑफ द बॉन्ड उस पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालेंगे एट द रेट 5%। क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक, नहीं गिवन हो कोई बात नहीं, आप निकालने का पता है आपको कैसे निकालते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 कैसे निकाला, कितना है हमारे पास 952,863, इसको 864 कर लेते हैं, 823 एंड 783, ठीक है। ये हमारे पास आ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है इन सब की, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस, ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम एट लास्ट टोटल लगाएंगे और बोल देंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, करेक्ट। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया था, बस आपको कई जगह आपको टैब्यूलर फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, बट यही मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया था क्योंकि आपके कैश इनफ्लोज जो है, ये जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% का, ये वैरी नहीं कर रहा है, आपको हर साल सेम अमाउंट ही रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट का। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप 10 को कॉमन ले लो, इन सब का सम करके, जो ये सारे आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं इनका सम करके डायरेक्टली एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो। इस सम को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। कितने रेट से निकालना है, 5% का रेट है, ठीक है। कितने साल का सम करना है, 5 का करना है, ठीक। और क्या है, बस अब बच गया हमारे पास 110। 110 के लिए हमें दिया ही हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा लेना है, 5th ईयर वाला लेना है, सिर्फ 5% की रेट से सिर्फ 5th ईयर वाला कंसिडर करना है और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा ऑफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी कि आपको क्या करना है, एनवीटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है 10 को, क्योंकि ये जो कैश इनफ्लोज हैं ये आपको हर साल हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट के ही हो रहे हैं, इसलिए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या होता, इस क्वेश्चन में तो आपको यही करना है क्योंकि आपके कैश फ्लोज जो हैं वो हर साल सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर साल इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अलग अलग रिसीव हो रहे हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप इसे टेबल फॉर्मेट में इस तरीके से अलग अलग सेपरेटली सबको मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से सम करके यहाँ पे लिख के वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि 10 को मल्टीप्लाई किया विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्लस 11 को मल्टीप्लाई किया विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% की रेट से फॉर द सेकेंड ईयर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो फिर, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है कि आप फिर किस तरीके से करोगे। बट अगर आपको सेम दिया हुआ है तो आपके पास ये छोटा सा तरीका है कि अगर इंटरेस्ट रेट हर साल सेम है, लास्ट में आपको बस एक रिडीमेबल वैल्यू रिसीव होगी, तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में
आ गई होगी। इस क्वेश्चन में इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन फॉर द बॉन्ड वैल्यूएशन। ऐसा क्वेश्चन मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो पूछेंगे, ठीक है। पूछ भी लेंगे तो MCQ में पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे इसीलिए बताया सो दैट आपका बेस यहीं से स्ट्रांग हो जाए। आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो ट्रिकी पार्ट भी है अगर कुछ, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो कि अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये क्यों लिया। एटलीस्ट ये वाली कन्फ्यूजन आपको आगे ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहीं पे ये चीज़ समझा दी है। सॉल्यूशन देखना चाहो तो एक बार आप देख सकते हैं। एंड इन केस आपको लगे कि थोड़ी कम एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने इन डेप्थ डिस्कशन कर ली थी, सारा कुछ समझा दिया था कि कूपन रेट जो है वो और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही चीज़ का अलग अलग यूज़ है, कहाँ यूज़ करना है, क्यों रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का यूज़ करना है फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आपको सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, क्लिक करना है, जाके देखनी है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, क्या दिया है इन्होंने, सेम चीज़ की है टैब्यूलर फॉर्मेट में भी इन्होंने जो मैंने आपको बताया ना, आप सिंपली उतना सा फॉर्मूला लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। टेबल फॉर्मेट में करना है आपकी मर्ज़ी है। क्या किया है उन्होंने, 1st to 5 ईयर आपको 10 रुपीज़ रिसीव हो ही रहे हैं एंड 5th ईयर में आपको 110 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा है, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी लिख सकते हो, प्रेजेंट फैक्टर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, ये अमाउंट आपका सही होना चाहिए बस, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली 5% के जो जितने सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ रहे थे उनका सम किया, जो भी 5 साल के अलग अलग थे सबका सम किया, यहाँ पे लिखा। लास्ट जो 5th ईयर का आ रहा था उससे हमें किसको डिस्काउंट करना है, जो रिडीमेबल वैल्यू जो कि हमें रिसीव ही कब हो रही है 5th ईयर एंड पे, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, सम किया, हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हर क्वेश्चन में सब कुछ सेम होगा, ठीक है, सॉरी हर पार्ट में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके हर पार्ट में हर सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये चेंज हो रहा होगा क्योंकि आपका यील्ड चेंज हो रहा है और यील्ड का जो यूज़ है वो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए ही होता है, ठीक है। आप देख लेना, आपका सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हर जगह चेंज हो रहा होगा, उसकी वजह से आपके आंसर में और प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आ रहा होगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम इसीलिए दिया सो दैट आप लोगों को आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, आपका बेस यहीं से क्लियर हो जाए, आगे आपको दिक्कत ना आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, एन इन्वेस्टर इज़ कंसिडरिंग द परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, द फेस वैल्यू इज़ गिवन, कूपन रेट दिया हुआ है, मैच्योरिटी दी हुई है, यील्ड आपको दिया हुआ है, आपसे मैक्सिमम प्राइस पूछा है। ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनके पूछने का तरीका बदला है। इन्होंने क्या किया, टेबल फॉर्मेट में आपको देके पूछा है कि बता दो भाई मैक्सिमम प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी फेयर वैल्यू ही निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है, इसे 100 पे 11% का इंटरेस्ट हर साल रिसीव होगा फॉर दी 3 ईयर्स, ठीक है, यानी 11 रुपीज़ रिसीव होंगे हर साल, ठीक है, 3 साल तक के लिए, क्योंकि मैच्योरिटी कितनी है इसकी 3 ईयर्स की है। और क्या रिसीव होगा, इसे एक रिडीमेबल वैल्यू रिसीव होगी, वो रिडीमेबल वैल्यू अगर आपको नहीं दी है, ठीक है, आपको यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी है मींस आपको आपके 100 रुपीज़ वापस किए जाएंगे, इट विल बी रिडीमेबल एट पार, ठीक है जी। चलिए, आपको क्या करना है, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेना है। किस रेट से लेना है, क्योंकि यील्ड 13% है तो 13% के रेट से लेना है। यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लेना है फॉर दी 3 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स है यहाँ पे, ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 ईयर्स था इसलिए यहाँ पे 5 आया था, यहाँ पे 3 ईयर्स है तो 3 आएगा। एंड जो 100 की रिडीमेबल वैल्यू है वो कब रिसीव होगी हमें 3rd ईयर एंड पे, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा फॉर दी 3rd ईयर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा मैक्सिमम प्राइस। और आपसे पूछा गया है अगर बॉन्ड सेल हो रहा है एट ₹97.60 तो क्या यील्ड रहने वाली है, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या बोला, देखो यहाँ पे आपको यील्ड दे दिया था, आपसे प्राइस पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस दे दिया और पूछ रहा है कि क्या यील्ड आ रही है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कैसे निकलता था यील्ड, आप लेते थे एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें आप ऐड करते थे क्या चीज़,
रिडीमेबल वैल्यू लेते थे, उसमें से माइनस करते थे इशू प्राइस, डिवाइड करते थे विद द लाइफ, ठीक है, और क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं इसको रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा। इससे जो आपका यील्ड निकल के आता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट यील्ड। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया था वैसे फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपसे कम मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अप्रॉक्सीमेट यील्ड ही बता के आना है, आपको एक्यूरेटली परसेंटेज बता के आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, फिर एग्जैक्ट आंसर आप निकाल के आओगे, ठीक है। उतना करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा खासा मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द यील्ड, तो आपको फिर एक्यूरेटली निकाल के आनी है उसको। उस केस में आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। हाँ, बस इंटरपोलेट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि आपको जो पहला रेट लेना है हिट एंड ट्रायल करने के लिए, वो कौन सा रेट लें, मतलब सब नहीं समझ में आता ना कभी कभी हमें कि 10% ले लूँ या 20 ले लूँ, 15 ले लूँ, 12 ले लूँ, कौन सा रेट लूँ। तो आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट लगा के ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। 1 मिनट लो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इससे आपका अप्रॉक्सीमेट YTM तो निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 12.94%, तो आप एक रेट ले लेना 12%, दूसरा ले लेना 13%, ख़त्म हो जाएगी बात, ठीक है ना। कभी कभी हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा होता भाई, क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि कब आपने 12% लिया है, आपके पास एक प्राइस निकल के आया है, वो प्राइस अगर जो एक्चुअल प्राइस हमें है दिया हुआ है उससे अगर कम आ रहा है तो क्या रेट लेना है, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। कभी कभी हमें नहीं समझ में आ रहा होता एग्ज़ाम में कि मुझे अब रेट बढ़ाना है या रेट को कम करना है, नहीं समझ में आ रहा होता, ठीक है। तो फॉर दैट इंस्टेंस ये एक टिप है आपके लिए कि आप क्या कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली निकाल लो कितना आ रहा है, 12% लो, 13% लो। आपको ये चीज़ फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको रेट 12 लिया है आपने पहले, तो आपको रेट बढ़ाना है या कम करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि 12.94 तो आंसर ही है, तो 12 और 13 के बीच में ही होगा। तो आपको ये चीज़ फिर डिटरमाइन करनी ही नहीं पड़ेगी कि जो मतलब एक्चुअल प्राइस हमारा आ रहा है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस ऑफ द बॉन्ड, और जो आपका निकल के आ रहा है इन दिस हिट एंड ट्रायल मेथड, जब आप एक रैंडम एक यील्ड का परसेंटेज आप डाल रहे हो इन दी इक्वेशन, ठीक है, तो आपका जो प्राइस निकल के आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 1000 आना चाहिए, आपका आ रहा है 1050। तो कभी कभी नहीं समझ में आता कि अब ये 12% का रेट मैंने डाला था, अब मुझे ये परसेंटेज जो है अपनी बढ़ानी चाहिए, इसको 15% करना चाहिए, 13 करना चाहिए, या फिर मुझे इसको कम करना चाहिए, यानी 10 पे जाना चाहिए, 11 पे जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा होता। तो उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हो, आप 1 मिनट लगाओ, अप्रॉक्सीमेट YTM निकालो, और फिर दोनों वही वाले रेट आप ले लो, 12% एंड 13%, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए एक छोटी सी टिप हो गई जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करके देख लेना। अभी भी आप जितने आगे क्वेश्चन करोगे, आपको अगर मिलेंगे, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते ही होंगे, ठीक है। सिर्फ ICAI की स्टडी मैथ के क्वेश्चंस तो आप नहीं करते होगे, आप और भी करते होगे, आप लगा के देख लेना, क्योंकि फैमिलियर भी होना चाहिए चीज़ों से, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट YTM का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, आपको इससे निकाल पाएंगे आप कि आपका क्या YTM आ जाए। आइए, आपको दिए हुए क्या इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू मैंने बताई दी, अगर नहीं दी है तो पार पे रिडीम हो रहा होगा तो 100 हो गई वैल्यू रिडीमेबल, ठीक है। और बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। फटाफट से एक बार सॉल्यूशन में दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, सेम क्वेश्चन था ऊपर जैसा, और एक आपको YTM निकाल के आना था, यील्ड बतानी थी, उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, तो वो हम निकाल के आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन में इंटरपोलेट करके सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको बस बता दिया ये चीज़ कि अगर आपसे कम मार्क्स में पूछा गया है तो आप ये इंटरपोलेशन के झंझट में ना पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। आप सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली जो आपका है YTM निकल के आ रहा है फॉर्मूला से, वो निकाल के आ जाना। अदरवाइज़ पूरा सॉल्व अगर आपका करने का मन है आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, मैक्सिमम प्राइस निकाला है इन्होंने, 11 रुपीज़ इन्हें रिसीव हो रहे हैं फॉर द 3 years, एंड 100 रुपीज़ इन्हें रिसीव होंगे एट द एंड ऑफ 3rd year। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया, यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लिया, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर निकल के आ गया। एक इन्होंने फिर YTM निकाल के दिखा दिया आपको इस फॉर्मूला से, फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया था,
ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू 100 है यहाँ पे, और इशू प्राइस आपको क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये जो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट है बट ट्रिकी है। ठीक है, कुछ अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन बच्चे बहुत सिंपल ले लेते हैं, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन आपको लगता है अरे हल्का सही तो होगा, बट ऐसा है नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिल सकते हैं, इवन बड़े क्वेश्चंस में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी ये आ सकता है। तो एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, मतलब सेपरेट पार्ट्स, या ये पूछ लिया या ये पूछ लिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बड़े क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है बट बहुत ईजी भी नहीं है। पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। यू हैव टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ व्हाट 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करंटली कोटेड एट ₹110, बट यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%। यानी कि आपको बोला है कि आपको निकालना है मार्केट प्राइस, अभी जो चल रहा है मार्केट प्राइस वो है 110। ठीक है, हमें पता चल गया 10 रुपीज़ का क्या है, इस पर कूपन रेट है ऑन दिस सिक्योरिटी। आपसे बोला गया है कि यील्ड जो है वो 1% से बढ़ने वाला है, तो कुछ मार्केट प्राइस में तो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, बट क्या क्वेश्चन में आपको यील्ड दिया हुआ है क्या? ठीक है, अब क्या हो सकता है ना, कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम सोचते हैं ये जो कूपन रेट है ना 10% का, हम इसे इंक्रीज़ कराते हैं 1% से, इसको बना देते हैं 11%, और इस हिसाब से हम फिर मार्केट प्राइस निकाल के आ जाते हैं। ठीक है, ये यील्ड है क्या? ये 10% यील्ड दी हुई है क्या आपको? कूपन रेट दिया है ना, ये तो कूपन रेट है। ठीक है, यील्ड मतलब आपको निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो आपको निकालनी है यील्ड, और फिर उसके बाद उसमें आपको ये इंक्रीमेंट जो होने वाला है 1% का, ये आपको करना है। ठीक है, क्या डिफ़िकल्ट है इसमें? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, छोटी सी चीज़ बोली थी मैंने, यील्ड का मतलब क्या है? रिटर्न। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको शेयर वैल्यूएशन के क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बोली थी कि अगर आपको डिविडेंड का परसेंटेज दिया है तो दिस डिविडेंड परसेंटेज विल अप्लाई ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बोला था। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने आपको सेम टाइम पे बता दी थी, वो क्वेश्चन में नहीं थी मेंशन, बट मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अगर डिविडेंड यील्ड लिखा होता कि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज है, तो ये किस पे अप्लाई होता है, ये वाला परसेंटेज? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, बोला था। ठीक है, सेम केस होता है विद दी बॉन्ड्स। अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट रेट आपका अप्लाई होता है ऑन दी फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इंटरेस्ट यील्ड, क्योंकि आप जितना भी रिटर्न आपने निकाला है, ठीक है, उसमें आप क्या निकालते हो? मार्केट प्राइस पे पहुंचते हो आप, फेस वैल्यू नहीं निकालते बॉन्ड की। जब आप यील्ड का यूज़ करके, अभी जो आपने 2 क्वेश्चन करे भी हैं उसमें आपने क्या किया, यील्ड का यूज़ किया और आप पहुँचे कहाँ पे? मार्केट प्राइस पे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का यूज़ करा था आपने फेस वैल्यू पे अप्लाई करके कैश फ्लोज निकालने में, यील्ड का यूज़ कहाँ किया था? मार्केट प्राइस निकालने में। मींस ये जो इंटरेस्ट यील्ड है ये अप्लाई होता होगा मार्केट प्राइस ऑफ दी बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे डिविडेंड यील्ड अप्लाई हो रहा है ऑन दी मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर, उसी तरीके से इंटरेस्ट यील्ड ही है ये भी। यील्ड इज़ रिटर्न ओनली। ठीक है, रिटर्न जब हम निकालते हैं तो हम किस हिसाब से निकालते हैं कि मार्केट प्राइस बॉन्ड का ये चल रहा है आज की डेट में, और इस मार्केट प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस चल रहा है, इस हिसाब से रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई पर्सन अगर बॉन्ड परचेज करेगा तो वो उसके लिए मार्केट प्राइस पे करेगा। ठीक है, फेस वैल्यू थोड़ी पे करेगा,
मार्केट प्राइस पे करेगा। तो जब वो अपना रिटर्न कैलकुलेट करेगा तो ऑब्वियसली वो रिटर्न कैलकुलेट करेगा ऑन द प्राइस विच ही पेड टू बाय दैट बॉन्ड, करेक्ट। क्योंकि जब वो रिटर्न अपना कैलकुलेट कर रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे ही तो रिटर्न निकालेगा ना। उसका क्या मतलब बनता है फेस वैल्यू से? कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। यानी कि उसे मिलेगा तो वही इंटरेस्ट। अगर इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है फेस वैल्यू होगी इसकी कुछ 100, ठीक है। आपको 10 रुपीज़ का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट तो इसको 10 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट तो कितना मिलेगा? 10 रुपये ही मिलेगा। बट ये जो 10 रुपये है इसका इसे मिल रहा है क्या? इंटरेस्ट, ठीक है। इसे आज निकालना है कि इसे कितना रिटर्न हो रहा है। तो ये रिटर्न किस पे निकालेगा? मार्केट में कोट हो रखा है ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो सिक्योरिटी थी गवर्नमेंट वाली, ये 110 पे कोट हो रखी है। तो कोई पर्सन अगर ये बॉन्ड आज परचेज़ करेगा, ठीक है, तो किस प्राइस पे परचेज़ करेगा? 110 पे, ठीक है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे ही तो देखेगा ना कि उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसे ही क्या बोलेगा वो? यील्ड बोलेगा। यील्ड इज रिटर्न ओनली ना। निकालो, इंटू 100 करके आ जाता है हमारे पास। कितना आ गया? अब 10 रुपीज़ इसे मिल रहे हैं, 110 लगा के इंटू 100 कर लो, 9.09% का यील्ड आ रहा है, करंट यील्ड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1%, यानी कितना हो जाएगा? 10.09% का यील्ड हो जाएगा। अगर यील्ड 10.9 हो गया, 10.09% हो गया, तो अब आप प्राइस बता दो, ठीक है। यानी निकालना क्या है? सेम फॉर्मूला, बस ये 110 नहीं पता, अब यील्ड पता है, ठीक है। लगा लो, 10 रुपीज़ मिलेंगे, प्राइस नहीं पता है, इंटू 100 करना है। क्या निकल के आता है? यील्ड निकल के आता है। न्यू यील्ड हमें पता है, इट इज़ 10.09। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x क्या है हमारे पास? मार्केट प्राइस है। पूछा भी क्या था? मार्केट प्राइस क्या आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप सिंपली बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व करके आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया कि यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला आपको एक्चुअल में लगा के आना है, कुछ नहीं बताया। मैंने आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया कि यील्ड अगर आपको दिया हुआ है, रिटर्न आपको दिया हुआ है, तो वो रिटर्न कैलकुलेट आप किस पे करते हो? अपनी इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ दी मार्केट प्राइस, नॉट दी फेस वैल्यू, ठीक है। क्योंकि फेस वैल्यू आपसे कोई नहीं मांग रहा, आपसे मार्केट प्राइस ही मांगी जाएगी, शेयर की भी, बॉन्ड की भी। आप यील्ड निकाल के आओगे, ठीक है। मैंने कहीं पे भी आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ ईजी लगी होगी, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है ना। अगर AFM में आप रटने लग गए ना चीज़ें, तो रटने के लिए फिर बहुत कुछ है, ठीक है। रट भी लोगे फिर भी चीज़ें आपसे सॉल्व नहीं होंगी, कहीं ना कहीं जाके आप ज़रूर रटकोगे। क्योंकि जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे आपने यील्ड रट भी लिया कि यील्ड इस तरीके से निकलता है, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होनी है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, फिर सारी चीज़ रटनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। इससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने, सो दैट आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इस चीज़ में फेस एटलीस्ट ना करनी पड़े कि अगर क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ जाए तो आपको ये पता हो कि कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, अब किस तरीके से इन्होंने मॉडिफाई करा है उसी तरीके से मैं भी कर दूँगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। बट अगर आपने रट लिया तो फिर वो मॉडिफाई अगर उन्होंने कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा भी अगर उसमें चेंज कर दिया, फिर वो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा आपके लिए कि आप थोड़ा टाइम दो AFM को और उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट जो है सारे वो क्लियर कर लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, फिर एक साथ आंसर डिस्कस कर लेंगे। बोला क्या है? ए बॉन्ड विथ 7.5% का कूपन इंटरेस्ट, फेस वैल्यू आपको दी हुई है 10,000 की, टर्म टू मेच्योरिटीज़ 2 years, प्रेजेंटली यील्डिंग एट 6%, इंटरेस्ट पेबल है हाफ ईयरली। यानी कि इस क्वेश्चन में एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस क्या चीज़ है, ये क्या है? 2 years है, इंटरेस्ट पेबल है हाफ ईयरली, मीन्स आपको क्या करना है, ये आपको जो रेट दिया हुआ है 7.5%, दिस इज़ एनुअल रेट, आपको इसको करना पड़ेगा हाफ ईयरली में कन्वर्ट, मीन्स दिस विल बी 3.25%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अब आपको ये वाला कंसिडर करना है। ऑफ कोर्स आपका जो इंटरेस्ट है वो पे हो रहा है हाफ ईयरली, मीन्स आपके जो पीरियड है ना वो 2 years नहीं होगा, वो 4 periods बन जाएंगे अब,
ठीक है, क्योंकि 4 पीरियड में डिवाइड हो जाएगा ना ये। आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी ना कि अगर आपको ईयर मेंशन करना है 1 2 3 4, ठीक है, तो अभी तो आप 2 ईयर्स लिख दोगे, लेकिन आपके कैश फ्लोज किस हिसाब से हो रहे हैं, आपको हाफ ईयरली कैश फ्लोज हो रहे हैं, तो जितने टाइम आपको कैश फ्लोज हो रहे हैं सब कैश फ्लोज को आपको उठा के लेके आना पड़ेगा 0 पीरियड पे। ठीक है, तो आपको सारे कैश फ्लोज लिखने हैं। सारे लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट पीरियड में कितने हो रहे हैं, सेकंड पीरियड में कितने हो रहे हैं, थर्ड पीरियड में कितने हो रहे हैं, एंड फोर्थ पीरियड में कितने हो रहे हैं। ठीक है, आप 3.25% की रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, राइट। यील्ड आपको दिया हुआ है 6%, ये भी कैसा होगा, पर एनम रेट होगा ये भी। ठीक है, आपको इसको भी कन्वर्ट करके आना पड़ेगा हाफ ईयरली में। आप इसे कन्वर्ट कर दोगे 3% में, यानी कि आप अब जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालेंगे, वो निकालेंगे 3% की रेट से। और पीरियड आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पीरियड आपके पास हो गए। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको इसमें कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगी होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो ईयरली होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने रेट ऑलरेडी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयरली होता होगा, ठीक है, आपने रेट ही हाफ कर दिया, आपने रेट को ही हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विल बी ऑफ हाफ ईयर। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में अगर आपको ये चीज़ लगती है कि भाई ये तो ईयर लिखना होता है यहाँ पे 1 और 2, तो ये 3 और 4 लिखेंगे, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो आपको यहाँ पे लिखना होता है ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको कि आप इस तरीके से करना, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लिखना आप। ठीक है, उसमें मैं क्या बोला था मैंने आपको कि आप लीजिए 5% फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, 4 ईयर, ये चीज़ मैंने बोली थी। ये ईयर नहीं है एक्चुअली में, दिस इज़ पीरियड। ठीक है, 1 पीरियड, फॉर सेकेंड पीरियड, फॉर थर्ड पीरियड, फॉर फोर्थ पीरियड। ठीक है ना, ये पीरियड ही है, दिस इज़ नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है ना, इस चीज़ में आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका एनुअल भले ही होता होगा, आपने रेट ही हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ जो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहा होगा वो भी हाफ ही आ रहा होगा। ठीक है, कैश फ्लोज आप ऑलरेडी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर ही चुके हो, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या कंसिडर कर लिया, 3.25 कंसिडर कर लिया। ऑल्सो आपका जो नंबर ऑफ़ ईयर्स थे, जो पीरियड्स थे, वो पहले 2 थे। ठीक है, हाफ ईयरली अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, आपको 4 बार इंटरेस्ट रिसीव होगा 2 साल में, तो पीरियड कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता है तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपको इंटरेस्ट रेट एंड जो आपका यील्ड का जो रेट दिया हुआ है उसको तो करना है क्या, हाफ, राइट। और जो पीरियड है आपके, नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो आपको करने हैं क्या, डबल। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको चीज़ें दी होती क्वार्टरली, ठीक है, क्या दिया होता, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ता, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है और जो यील्ड है उसको डिवाइड करना पड़ता विद 4। ठीक है, आपको मान लीजिए 12% का दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो आपको क्या करना पड़ता है, 12% डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं इन अ ईयर। आपको रेट जो दिया होता है वो पर एनम बेस पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा विद 4, कम्स आउट टू 3। ठीक है, 3% पर क्वार्टर। ठीक है, और जो पीरियड है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे पीरियड को विद 2, ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद 4। ठीक है, 2 × 4 करके 8 कर दोगे। कैसे होगा, देखो जो 2 साल हैं आपके पास, ठीक है, एक फर्स्ट ईयर है, एक सेकेंड ईयर है, इसमें आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 4 बार क्यों मिलेगा, क्योंकि क्वार्टरली इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो 4 बार फर्स्ट ईयर में मिलेगा, 4 बार सेकेंड ईयर में मिलेगा। टोटल पीरियड कितने हो गए जिसमें इंटरेस्ट पे हो रहा है, 4 + 4 8, कितना आ गया यहाँ पे भी 8। आई होप आप लोगों को अब किस तरीके से चेंजेस करने हैं, और आंसर अब आपके सेम आएगा। अब आपको क्या करना है, बस पीरियड 8 कंसिडर करना है, रेट 3% कंसिडर करना है, यील्ड भी आपको उसी तरीके से चेंज करना है, आंसर वही निकलेगा। कैश फ्लो सारे ले लो इंटरेस्ट रेट की हेल्प से, पीवी फैक्टर निकाल लो यील्ड की हेल्प से, नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके पास आ ही गए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स आपके पास आ गए होंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। एज सच इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, सेम था, बट आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए थी कि हाफ ईयरली दिया है तो किस तरीके से मॉडिफाई की जाएगी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन दी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 21, देयर यू गो। करंट यील्ड दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया है, मैंने आपको बता दिया था 9.09 हमारा भी आ रहा था, हमने उसे इंक्रीज़ करके कर दिया था 10.09 क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि 1% से देयर विल बी इंक्रीमेंट इन दी यील्ड। अब सब कुछ पता है इस फॉर्मूला में, हमें मार्केट प्राइस नहीं पता, निकाल लिया हमने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्होंने तो सिंपली यार पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ प्रिंसिपल कर लिया, आप इसको उस तरीके से कर लेना जैसे इधर आपको दिया हुआ था ना, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेना। क्या क्या चेंजेस करने हैं ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है देयर इज़ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 इज इशूड एट ₹1350 with a coupon rate which is 10.5%. The conversion rate is 14 shares per bond. The current market price of the bond and the share आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है what is the premium over conversion value। प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू क्या था, पहले आपको कन्वर्जन वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तो आप बताओगे ना कि कितना प्रीमियम लिया जा रहा है ओवर एंड अबव दी कन्वर्जन वैल्यू। तो उसके लिए पहले कन्वर्जन वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। अगर आपको निकालना है कि कन्वर्जन वैल्यू से कितना ज़्यादा पैसा हमसे मांगा जा रहा है, तो पहले आपको कन्वर्जन वैल्यू पता होनी चाहिए। कन्वर्जन वैल्यू किस चीज़ की होगी? ऑफ कोर्स शेयर्स की होगी, क्योंकि बॉन्ड कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू शेयर्स, तो शेयर्स की वैल्यू होगी। कैसे निकालोगे? आपको 14 शेयर्स मिल रहे हैं पर बॉन्ड, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 80। ठीक है, यानी टोटल आपकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 14 शेयर्स मिलेंगे एंड प्राइस कितनी है? 80 कम्स आउट टू 14 इंटू 80 इज़ 1120। ये हमारे पास कन्वर्जन वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया है कि कितना प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, कन्वर्जन वैल्यू से भी ज़्यादा कितनी वैल्यू हमसे मांगी जा रही है। अब आप देखो कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे, दिया हुआ है ना आपको मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये दिया हुआ आपको मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ 1475। ठीक है, एक्चुअली में कन्वर्जन वैल्यू कितनी है? 1120। मांगे कितने जा रहे हैं? 1475। ठीक है, बेस में क्या लेंगे ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी थी पहले भी। आपसे पूछा गया कितना प्रीमियम है, ठीक है, चार्ज किया जा रहा है, जो कि ओवर दी कन्वर्जन वैल्यू, मतलब कन्वर्जन वैल्यू से कितना एक्सेस पैसा आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो बेस क्या होगा हमारे लिए? कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, 1120। ये चीज़ मैंने बता दी थी आपको। देखो, अगर प्रीमियम के बारे में बात हो रही है तो प्रीमियम क्या चीज़ है कि अमाउंट कितना बढ़ गया है, तो बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में होगा? जो छोटी अमाउंट है उसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ा होगा। ठीक है, तो बेस में क्या आएगी? ये छोटी वाली वैल्यू आएगी। आ गई छोटी वाली वैल्यू, इंटू 100 करेंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना कन्वर्जन प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ दी प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। अमाउंट पूछी हो तो अमाउंट तो निकल के आ ही जाएगी, 1475 माइनस 1120। ठीक है, परसेंटेज बतानी है तो आपको बेस में लेना है छोटे वाली अमाउंट 1120 इंटू 100। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। कन्वर्जन वैल्यू निकाली है इन्होंने सबसे पहले 14 इंटू 80 विच इज़ 1120। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड हमें दी हुई थी, हमसे पूछा क्या था? कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी? कन्वर्जन वैल्यू नॉर्मली अगर आपसे पूछा है अमाउंट में तो आप इस तरीके से मेंशन करके आएंगे, अगर आपसे पूछा है परसेंटेज तो आप लिख के आएंगे परसेंटेज में किस तरीके से बेस में आप कंसिडर करेंगे छोटे वाली वैल्यू विच इज़ दी कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ना आपसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं है प्रीमियम का परसेंटेज या ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ पूछा गया व्हाट इज़ द प्रीमियम ओवर द कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, चांस मत लेना, आप दोनों चीज़ें लिखाना, अमाउंट भी लिख देना, परसेंटेज भी लिख देना। 5 सेकंड लगेंगे, मार्क्स बच जाएंगे बट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। सरनाम लिमिटेड हैज़ इशूड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद कूपन रेट 12%. Each debentures has an option to convert to 20 equity shares at any time
until द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि इसमें एज सच आपको ये नहीं बोला कि आपके जो बॉन्ड्स हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। आप जब चाहो तब आप कन्वर्ट करा सकते हो, आप नहीं भी चाहोगे तो मत कराओ, ठीक है। फिर बॉन्ड जो रिडीम होगा उसके जो पैसे मिलते होंगे आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कन्वर्ट कराना है इनटू शेयर्स तो आप किसी भी टाइम करा सकते हो ड्यूरिंग दी जो लाइफ स्पैन है ऑफ दी बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है। और क्या बोला है, डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट ₹100, यानी इन्होंने क्या बोला, आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करवाते हो दिस इज़ द रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जो कि आपको 5 साल के एंड पर रिसीव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी कितनी है ऑफ द बॉन्ड, 5 years। नाउ एन इन्वेस्टर जनरली रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% पर एनम, यानी आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बताया ऑन अ 5 year सिक्योरिटी। नाउ एज एन इन्वेस्टर व्हेन विल यू एक्सरसाइज द कन्वर्जन फॉर द गिवन मार्केट प्राइजेज ऑफ द इक्विटी शेयर, जब आपका प्राइस 4 होगा, 5 होगा ऑफ द इक्विटी शेयर्स या 6 होगा, आप कब एक्सरसाइज करना चाहोगे। छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। देखो, आपको बोला जा रहा है कि आपको जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं वो हैं कन्वर्टेबल, ठीक है। आपका जब मन करे आप उन्हें कन्वर्ट करा लेना इनटू शेयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। आप अपना ये डिसीजन किस बेस पे लेंगे कि आपको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। आप कब कन्वर्ट करेंगे, जब आपको लगेगा कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम है और शेयर्स में अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया तो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। बॉन्ड रिडम्पशन पे मुझे जो पैसे मिलेंगे, अगर मैं पूरे 5 साल तक बॉन्ड्स होल्ड करता हूँ तो मुझे जो पैसे मिलेंगे वो पैसे कम हैं। अगर मैं शेयर में कन्वर्ट करा लूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तभी आप चेंज करोगे, तभी आप कन्वर्ट करना चाहोगे, राइट। यानी इसमें हमें करना क्या है, हमें निकालनी है सिंपली वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। आज के टाइम पीरियड पे कितनी आ रही है, सारे जितने कैश फ्लोज होंगे हमारे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड एंड एट द मैच्योरिटी, जो रिडम्पशन वैल्यू हमें रिसीव होगी उसका हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पे जब हम उसे लेके आएंगे हमें पता चल जाएगा कि बॉन्ड की क्या वैल्यू है और आज शेयर्स की क्या वैल्यू है। आपको दिया हुआ है कि 20 इक्विटी शेयर्स आपको रिसीव होंगे, ठीक है, अगर आप कन्वर्ट कराते हो अपना एक बॉन्ड। तो अब आप शेयर में कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको 20 इक्विटी शेयर्स रिसीव होंगे एट द प्राइस ऑफ 4, 5 एंड 6। तो शेयर का प्राइस कैसे निकालोगे आप, 20 इंटू 4, 20 इंटू 5, 20 इंटू 6, ठीक है, ठीक है। और कौन सा प्राइस आप कंसिडर करोगे इन तीनों में से, जिसमें भी वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही होगी ऑफ द शेयर्स वो ज़्यादा हो जाएगी फ्रॉम द बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू तो हम अभी निकाल ही लेंगे, डिस्काउंट करके 0 पीरियड पे लेके आ जाएंगे कैश फ्लोज को, बॉन्ड की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसको कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे किस एक्सरसाइज प्राइस पे जो हमारे शेयर्स हैं ना उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे भी ज़्यादा होगी हम बोलेंगे यहाँ पे हम कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू कम है, शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। पहले तो आपको सिंपली क्या करना है, वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है ऑफ ऑल दी कैश फ्लोज जो भी आपको बॉन्ड की लाइफ के टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली ये जो शेयर का मैंने बताया 20 शेयर्स मिल रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस है 4, 5 एंड 6, आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करनी है, जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे बोल देंगे भाई एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। देखो क्या किया इन्होंने, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ऑफ दी कैश फ्लोज। यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाली है। ये बॉन्ड की जो वैल्यू दी है ये आज की वैल्यू हो गई है, क्योंकि हमने तो प्रेजेंट वैल्यू करके आज की वैल्यू निकाल ली है, और जो शेयर की वैल्यू दी है वो भी कब की है, आज की है, ठीक है। तो कंपेरेबल है अब ये। चलिए देखिए, सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गई वैल्यूज़। यहाँ पे जो बॉन्ड की वैल्यू है वो है 116.02, तो अगर 4 है वैल्यू तो 80 रुपीज़ के शेयर्स हैं, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 116.02, बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा है, क्यों एक्सरसाइज करूँ, नहीं करूँगी। 100 भी हो जाती है तो भी नहीं करूँगी, 120 हो जाती है तो कर लूँगी। तो क्या बोलेंगे हम कि अगर 6 रुपये का एक्सरसाइज प्राइस इन्होंने रखा है तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे, 6 से ज़्यादा है तो कर लेंगे, 6 से कम है तो हम एक्सरसाइज
नहीं करेंगे। अनलेस द मार्केट प्राइस इज 6, कन्वर्जन शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है जी। अगर मार्केट प्राइस आपका 6 से कम है तो आप खुद ही देख रहे हो कि आपको बॉन्ड में फ़ायदा हो रहा है, शेयर्स में फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो चीज़ हम करेंगे क्यों, हम कन्वर्ट करेंगे क्यों? क्योंकि मैंडेटरीली तो हमें बोला नहीं गया है कि भाई आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा बोला होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता नहीं, बट हमें तो बोला है ना कि आपका मन करे तो करना, जब मन करे तब करना। तो ये बोल रहा है अगर हमारा प्राइस हो जाता है शेयर का 6 रुपीज़ तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा, वरना नहीं करूँगा। चलिए, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो 4, 5 एंड 6 है, किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए कन्वर्जन किस प्राइस पे, राइट? तो आप बोलो अगर 6 है शेयर का प्राइस तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ शेयर्स जहाँ पे आपको लगेगी कि ज़्यादा है तभी आप एक्सरसाइज करोगे ना। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ के आए हो। कन्वर्जन वैल्यू अगर ज़्यादा नहीं है, आप छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करना, आपके पास एक बॉन्ड है जो कि कन्वर्ट हो सकता है इनटू शेयर्स। ठीक है, आज की शेयर की वैल्यू अगर 6 × 20 विच मीन्स 120 हो जाती है। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू कितनी होगी? 120। मेरे बॉन्ड की वैल्यू 106.02 ही है, तो मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं करूँगी ये बताओ? मुझे दिख रहा है ना शेयर में फ़ायदा, तो मैं तो शेयर्स में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि शेयर की वैल्यू तो 4 ही है, ठीक है, यानी 4 करूँगी इंटू 20, ये मेरे पास आ रहा है 80। बॉन्ड्स की वैल्यू 116.02, मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ, मैं क्यों कन्वर्ट कराऊँ? मुझे बॉन्ड्स में ही फ़ायदा हो रहा है, मैं बॉन्ड्स कंटिन्यू करूँगी। ठीक है ना, यानी कि अगर शेयर का प्राइस 6 होगा या 6 से ज़्यादा होगा तो ज़रूर मेरे को एक्सरसाइज करना चाहिए, अदरवाइज़ तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो ऑफ दी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू अ कन्वर्टेबल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करी गई हैं जो कि यूजुअली आप नहीं यूज़ करते हो, तो आपको कन्फ्यूजन में भी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना एक बार, सो दैट आपको पता हो कि स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया है। फेस वैल्यू बताई है बॉन्ड की, ठीक है, ये बॉन्ड की है फेस वैल्यू। कूपन रेट बताया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड बताए हुए हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं, यानी कन्वर्जन वैल्यू तो हमारे पास निकल के आई जाएगी कितनी, 20 × 12। ठीक है, 240 आ गई। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉक लिखा है, स्टॉक किसको बोलते हैं? शेयर्स को। तो क्या शेयर्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछी है? शेयर्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड की वैल्यू अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर दें तो। ठीक है, यानी कन्वर्जन वैल्यू पूछी है, तो आंसर हम निकाल चुके ऑलरेडी, 20 × 12। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको दी हुई है, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया हुआ है। पूछा क्या है? स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड बता दिया हमने। द परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। डाउन साइड रिस्क का मतलब क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड की जब हम वैल्यू निकालते थे तो मैंने क्या बोला था, आप क्या करते हो, सारे जो इंटरेस्ट हैं, जो एनुअल इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहे हैं, जब तक बॉन्ड कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है, जब तक हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड को इनटू दी शेयर्स, तब तक के आपको लेने हैं इंटरेस्ट। उन इंटरेस्ट की आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग दी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्लस किससे करना है, रिडीमेबल वैल्यू और दी कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज़ हायर, बोला था मैंने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिडीमेबल वैल्यू ज़्यादा है तो आप उसको कन्वर्ट मत करो, रिडीमेबल वैल्यू कंसिडर कर लो। अगर आपको लगता है कि कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा होगी शेयर की, रिडीमेबल वैल्यू कम होगी, तो आप अपनी जब वैल्यू निकाल रहे हो ऑफ दिस कन्वर्टेबल बॉन्ड तो आप क्या यूज़ करते थे, कन्वर्जन वैल्यू का यूज़ करते थे। ठीक है, उससे हमारी क्या निकल के आती थी, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ये निकल के आती थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा भी हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि जो कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है, एट द एंड रिडीमेबल वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, कन्वर्जन वैल्यू कम है। अब अगर कन्वर्जन वैल्यू कम है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में कंसिडर करेंगे क्या चीज़, एनुअल इंटरेस्ट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द एन्युटी फैक्टर। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, रिडीमेबल और कन्वर्जन वैल्यू लेते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब कन्वर्जन वैल्यू क्या बोल रही हूँ मैं कि कम है,
कन्वर्जन वैल्यू कम है, रिडीमेबल वैल्यू ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन वैल्यू तो नहीं लेंगे, रिडीमेबल वैल्यू लेंगे। यानी हम सिंपली क्या करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे विथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड लिया भी, फिर भी आपने उसे कन्वर्ट नहीं कराया, तो ऑब्वियसली बात है कन्वर्टेबल बॉन्ड लिया होगा आपने तो कन्वर्जन प्रीमियम तो पे किया ही होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रिस्क रहेगा कि आप अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड लेते हो, ठीक है, और फिर भी आपको क्या करना पड़ रहा है, बॉन्ड ही उसको एज अ बॉन्ड ही कंटिन्यू करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल भी अगर बॉन्ड होता कोई तो उसकी वैल्यू भी इसी तरीके से निकलती है, तो इसको हम स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, कि अगर नॉर्मली भी अगर ये सिर्फ एक बॉन्ड ही होता तो भी इसकी वैल्यू इसी तरीके से निकलती, यही वैल्यू आती। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू अगर हम कंसिडर करते फॉर्मूला में, जैसे मैंने लिखा था कि कन्वर्जन वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू, तो मैं अगर कन्वर्जन वैल्यू हायर होती तो मैं इसे कंसिडर करती, तो जब मैं ये वाली वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ तो क्या निकल के आ रहा, मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू भी कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए मैक्सिमम जो डाउनसाइड रिस्क है वो क्या हो सकता है कि जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कम है, रिडीमेबल वैल्यू ज़्यादा है और मुझे वो बॉन्ड ही कंटिन्यू करना पड़ रहा है और रिडीमेबल वैल्यू मुझे रिसीव करनी पड़ रही है। यानी कि मेरे लिए रिस्क क्या है कि जो मार्केट प्राइस है ऑफ द बॉन्ड वो मैंने निकाला होगा कन्वर्जन वैल्यू का यूज़ करके, अगर कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा हुई तो, और देयर इज़ द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो कि मेरे लिए क्या है, रिस्क है कि कहीं मुझे यही चीज़ कंटिन्यू ना करनी पड़ जाए। यानी मैं किस तरीके से निकालूंगी, 265 इज़ द हायर वैल्यू, कितना कम हो जाएगा ये, 235 तक आ सकती है, रिस्क है ये हमारा। ठीक है, डाउन साइड रिस्क बताना है हमें, यानी हमें क्या बताना है कि आज जो वैल्यू बढ़ी हुई है वो आगे जाके कितनी कम हो जाएगी, ये दिस इज़ द डाउन साइड रिस्क। डाउन साइड मीन्स बड़ी वैल्यू से कितनी कम वैल्यू हो जाएगी, यानी किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, बड़ी वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये 265 के रिस्पेक्ट में देखोगे कि कितना आपका रिस्क आ रहा है। सॉल्व करोगे आपके पास डाउन साइड रिस्क निकल के आ जाएगा। और क्या पूछा है, कन्वर्जन प्रीमियम पूछा है। कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते थे, हमारे पास हमने निकाली अभी कन्वर्जन वैल्यू निकाली है हमने। ठीक है, अभी ऊपर सीख के आए थे कि कन्वर्जन वैल्यू क्या है और हमारे पास हमसे कितना पैसा मांगा जा रहा है फॉर दी बॉन्ड। हमसे मांगे कितने हैं उन्होंने, यहाँ पे लिख देती हूँ 265 वो मांग रहे हैं। कन्वर्जन वैल्यू कितनी है, 250 है। प्रीमियम पूछा है तो 240 के रिस्पेक्ट में ही हम निकाल के आएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ दी स्टॉक, कि किस प्राइस पे दोनों जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है और जो शेयर्स हैं, ठीक है, जो बॉन्ड है और जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। किस तरीके से निकालते हैं हम, दोनों को बराबर रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कन्वर्जन वैल्यू को बराबर रख देते हैं विद द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू की जगह क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे इनटू जो कन्वर्टेबल वैल्यू है। निकालनी भी क्या है हमें, कन्वर्टेबल वैल्यू निकालना है ना, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकालना है स्टॉक का। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है कि किस प्राइस पे वो कन्वर्ट हो रहा होगा, शेयर्स का क्या प्राइस होगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू में रखेंगे बॉन्ड का प्राइस, हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता ही है कि 20 शेयर्स आपको मिल रहे हैं पर बॉन्ड। ठीक है, फटाफट से आंसर से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी, क्या लेनी थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इन डिटेल ही डिस्कस किया था इन दी कॉन्सेप्ट वीडियो। यहाँ पे भी मैंने दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट की हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपको समझ में आने चाहिए, हर कॉन्सेप्ट उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मीन्स कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यहाँ पे इन्होंने लिख के आपको दे दिया। डाउन साइड रिस्क मैंने आपको बता दिया, 265 235 डाउन साइड रिस्क है, आपको इसकी हेल्प से निकालना चाहिए। ये गलत है, इन्होंने बस आपको एज एन ऑल्टरनेटिव दे दिया है। बट डाउन साइड रिस्क पूछा है तो आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको मत हिलाओ, बेस मत हिला देना। बेस आपका यही कहता है कि आपको निकालना है कि डाउन साइड रिस्क कितना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा कि कहाँ से वैल्यू गिरनी शुरू हुई है। तो बढ़ी हुई वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही देखोगे ना, 265 के रिस्पेक्ट में देखोगे। ये मेरे हिसाब से करेक्ट है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो ये भी कर सकते हो। बट कई जगह ऐसा होगा कि ये आंसर मेंशन करके नहीं दिया होगा, ये ही होगा सिर्फ आंसर। ठीक है, तो आप यही लिख के आना, ये आंसर ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा था कन्वर्जन प्रीमियम। प्रीमियम हमने पहले निकालना सीख लिया। ठीक है, देखो जब छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, प्रीमियम में इन्होंने एक ही आंसर दिया है,
ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, एक ही आंसर दिया है विच इज़ 265 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 240। ठीक है, 240 क्यों लिया फिर, 265 के हिसाब से भी आंसर दे देते। यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट अपना वही रखा कि प्रीमियम है तो छोटे अमाउंट के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा हुआ अमाउंट है, प्रीमियम है। ठीक है, लेकिन डाउन साइड रिस्क में इन्होंने फिर दोनों अल्टरनेटिव दे दिए। तो आप अपना बेस मत हिलाओ, आप जैसे आपने समझा उसको उसी तरीके से रहने दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, जो कि मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड का प्राइस लो, क्या होता है बॉन्ड का प्राइस, पैरिटी पे क्या होता है, बॉन्ड का प्राइस और जो शेयर्स का प्राइस है वो बराबर आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर, यही होगा। हमें क्या बताना है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, मीन्स आपको शेयर का प्राइस बताना है, दिस इज एक्स, ये आ जाएगा, इसके अपॉन में आ गया हमारे पास प्राइस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन सिंपल सा था, बस कुछ टर्म्स थे जो मे बी आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि हम कुछ और तरीके से पढ़ते हैं चीज़ें और फिर यहाँ पे ये स्टॉक या इस तरीके का वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो हमें चीज़ें समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि यार स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या है, हमने तो कन्वर्जन वैल्यू पढ़ा था। अब कोई अगर दिमाग लगाए तो ये चीज़ समझ पाएगा कि स्टॉक वैल्यू लिखा है मीन्स शेयर की वैल्यू पूछ रहा है, और शेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है मीन्स कन्वर्जन वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की जो डिस्कशन थी वो काफ़ी मैंने इन डेप्थ ही रखने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें पॉसिबली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ बचा भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आगे वाले, एक दो क्वेश्चन बड़े हैं बाकी छोटे ही हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हैं समझ में, और आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, सो दैट आई कैन कंसिडर दैट। कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, कहीं भी मैसेज करो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।